साइंटिस्ट हूँ और मेरा काम है कि मैं मिट्टी से जो जीवाणु हैं उनको निकाल के लैब में फिर उनका डिफरेंट फॉर्मुलेशन करके मैं खेत में उसका प्रयोग करती हूँ। तो हमारे कई स्टूडेंट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और मैं डिफरेंट तरह के जो जीवाणु जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, जब आप बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उनका काम करते हैं तो आप उनका यूज़ करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, ये मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगी। तो डिफरेंट ग्रुप के बैक्टीरिया हैं जो कि एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं। अगर हम उनको बायो फर्टिलाइज़र ना भी कहें तो जो इंडिजिनस बैक्टीरिया हैं वो भी अपना काम स्वतः प्रकृति में करते रहते हैं। तो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सर है, आपका सेकेंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइज़र है, फॉस्फेट मोबिलाइज़र है, पोटेशियम सॉल्युबलाइज़र है, पीजीपीआर हैं और वैसे माइक्रोब्स हैं जो कि आपके कंपोस्टिंग में जो आपको यूज़ करते हैं जिसको डिकम्पोज़र भी कहते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है नाइट्रोजन फिक्सर का, मुझे लगता है आप सब उसको जानते होंगे, राइजोबिया। जो राइजोबिया है वो दलहनी फसलों में यूज़ होता है और ये एक फसल विशिष्ट बायो फर्टिलाइज़र है जिसको हम सभी फसलों में यूज़ नहीं कर सकते और इसको बेसिकली हम सिर्फ हम दलहनी फसलों में ही यूज़ करते हैं और ये बहुत ही फसल विशिष्ट है। फसल विशिष्ट कहने का मतलब है कि अगर चने का राइजोबिया आपने ख़रीदा है तो आप उसको पिजन पी में यूज़ नहीं करेंगे, मतलब आप उसको अरहर में यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसान भाई जब आप राइजोबिया की पैकेट ख़रीदते हैं तो आप उसमें ध्यान से देख लें कि वो किस फसल के लिए है, क्योंकि जो चने का राइजोबिया है वो आपकी तूर की दाल में, तूर के फसल में आप यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो एसिटोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया बेसिकली जो गन्ने की फसल में हम यूज़ करते हैं और ये सॉइल में ऐसे तो प्राकृतिक रूप से होता है पर हम एक्सेस जब दिस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे हैं जिसकी वजह से इनकी संख्या कम होने लगी है। लेकिन एसिटोबैक्टर के बहुत सारे स्ट्रेन्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके इन प्लेस ऑफ ये जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो उनकी जगह में आप इनको यूज़ करके फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है एजोस्प्रिलियम। अब एजोस्प्रिलियम और ये भी थोड़ा इसका जो रेंज है वाइड है, आप बहुत सारे फसलों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कॉटन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शुगर केन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो विद्यार्थीगण है उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भाई जो इसमें एंजाइम होता है वो बहुत फास्ट काम करता है और इस तरह से वो नाइट्रोजन, एक्चुअली जो नाइट्रोजन हमारे आपको पता है वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी हमें यूरिया डालने की ज़रूरत होती है। तो प्रकृति ने कुछ जीवाणुओं को ऐसी क्षमता दी है कि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है उन्हीं ग्रुप के बैक्टीरिया है जिनको प्रकृति ने ये क्षमता दी है कि वो जो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको वो अपने में समाहित करके और फिर वो प्लांट को अवेलेबल करवाएं। अजोला आपको पता ही होगा, अजोला जो हम धान की फसल में यूज़ करते हैं इसको हम एज ए कार्बन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए नाइट्रोजन फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एजेटोबैक्टर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको हम गेहूं की फसल में यूज़ करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम एजेटोबैक्टर यूज़ करते हैं तो इसकी शक्ति होती है कि 20 से 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करने की इसकी शक्ति है। तो इन प्लेस ऑफ यूरिया जो और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र आप सही एजेटोबैक्टर और आप अपने गेहूं की फसल में यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है और किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सॉइल का जो पीएच होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर जो आपका न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की आप बात करते हो तो अगर सॉइल का पीएच सही नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट कभी भी आपके पौधों को उपलब्ध नहीं होगा। तो आप जैसे कि आप चाहे हम देखते हैं कि बोरी लोग फॉस्फेटिक सिंगल सुपर फॉस्फेट अपने खेतों में डाल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है अगर पीएच जो आपका लोअर रेंज में है मतलब एसिडिक है तो आपका फॉस्फोरस फिक्स हो जाता है, तब वो फिक्स फॉस्फोरस आपके पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तो चाहे आप बोरियां उड़ेलते रहो लेकिन वो फॉस्फोरस आपके पौधों को नहीं जा रहा। सिमिलरली अगर आपका जो सॉइल का पीएच है वो अल्कलाइन रेंज में है मतलब 7 से ज़्यादा है
तब भी ये फिक्स हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो वो भी जो है आपका फॉस्फोरस आपके पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तो इस केस में जो है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक्चुअली इनकी संख्या जो हम प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती करते हैं इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन चूंकि हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करके थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, इम्बैलेंस कर दिया है, इसकी वजह से इनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। और इसीलिए हमें, अगर आपको मार्केट में अच्छे स्ट्रेन का फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया मिलता है तो आप उसको यूज़ करो, तो ऑलरेडी जो सॉइल में जो फॉस्फोरस फिक्स्ड है वो आपके पौधों को उपलब्ध होगा। इसी तरह फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है जिसमें आप माइकोराइजा जानते हैं। माइकोराइजा जो है आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन है। तो वो क्या करता है, आपको माइकोराइजा के बारे में जान के आश्चर्य होगा कि अगर कोई आपका आम का पेड़ या लीची का पेड़ आपके ये पूसा कैंपस में है तो माइकोराइजा की ये शक्ति है कि उसकी जड़ें वो नोएडा तक ले जा सकता है। तो वहाँ से वो पानी और जो मिनरल है वहाँ से एब्जॉर्ब करके पौधों को पहुँचा सकता है। तो ये जो फॉस्फोरस मोबिलाइज़र जो माइकोराइजा हैं, तो वो क्या है कि रूट के नेटवर्क को बहुत बड़े क्षेत्र में बढ़ा देते हैं और प्लांट की ये शक्ति बढ़ जाती है कि वो बहुत बड़े एरिया से प्लांट को या बेसिकली फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पौधों को पहुँचाए। अब ये जो मैंने आपको ये जो दिखाया, ये गमले जो लगाए थे वो मैंने अपनी लैब में लगाए हैं और उसमें हमने फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है मक्के में यूज़ किया था। ये मेरे एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल है। सिमिलरली जो पोटास हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद पोटास एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो जिसकी ज़रूरत पौधों को बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता होगा कि जो मोस्ट ऑफ द पोटासिक फर्टिलाइज़र है वो हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में नहीं बनता। तो इसका जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत हमारे एक्सचेकर पे बहुत हेवी पड़ता है। तो अगर पोटाशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे केस में ये पोटासिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज़ करते हो उसकी जगह में कई बार आप पोटाशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी यूज़ करके देखिए। अब एक जो हमारे किसान भाई थे जो बता रहे थे कि भाई वो जीवामृत तो उन्होंने कुछ बनाया है या काऊ का से कुछ बनाया है, तो वो कह रहे थे कि 50 तरह के बैक्टीरिया उसमें हैं। तो वो जो 50 तरह के बैक्टीरिया वो इसी सब में एक होंगे, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्स करते होंगे या फॉस्फोरस सॉल्युबलाइज करते होंगे या आपके जो है पोटाशियम सॉल्युबलाइज करते हैं। तो अब एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एज सच इसका डायरेक्ट रोल कोई न्यूट्रिएंट ये प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। तो जैसे कि मनुष्य के शरीर में हार्मोन बनते हैं और जिसके इम्बैलेंस से आपको पता है हमें थायराइड हो जाता है, कभी डायबिटीज़ हो जाता है अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए। इसी तरह पौधों में भी अगर हार्मोन का सही बैलेंस नहीं है तो वो उनकी प्रॉपर ग्रोथ और वो नहीं होगी और वो फिर प्रॉपर यील्ड भी नहीं देंगे। तो इस केस में जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया जो कि बहुत मार्केट में बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह उपलब्ध हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, वो हार्मोन बनाते हैं, चाहे ऑक्सिन बनाएं। ऑक्सिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है और उसकी मात्रा बढ़ा के वो प्लांट को थोड़ा जल्दी, तो आप देखोगे कि कई केस में हमने देखा है एक्सपेरिमेंट में कि कई यूरिया डाला तो यूरिया में आपको पता है वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। सिमिलरली अगर आप कोई प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया डालोगे तो उस केस में भी जो है प्लांट जो है अगर वो हार्मोन वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में भी प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो फास्ट होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे वातावरण में जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो कि पौधों को चाहिए। अब उसका क्या है कि अब मान लीजिए न्यूट्रिएंट पौधों ने ले लिया तो फिर अब पौधों से वो वापस सॉइल में कैसे आएगा। तो ये साइक्लिंग जो होती है वो जीवाणुओं के माध्यम से ही होती है, क्योंकि अब जैसे कि प्लांट का जो अवशेष है
तो वो हम जैसे से कहते हैं कि गोबर डाल के हम उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें क्या है, जो आपके जीवाणुओं का ही रोल होता है। वो डिफरेंट तरह के एंजाइम जैसे सेल्यूलेज, प्रोटीएज या फिर एमाइलेज बना के और इनका जो है डिकम्पोजिशन करते हैं, और जो उसमें न्यूट्रिएंट जो लॉक हो गया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक, उनको वो फिर पौधों में उपलब्ध करवाता है। तो जो डिकम्पोजर हैं उनका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारे वातावरण में जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है, जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। अब जैसे कि आपका पौधा है, वो नाइट्रोजन सब फॉर्म में नहीं ले सकता। वो नाइट्रोजन जो है चाहे वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा, या सिर्फ राइस जो है, जो धान है, उसी को ऐसी शक्ति है कि वो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन ले। बाकी सारे पौधे जो हैं आपके, जो आप क्रॉप ग्रो करते हो, नाइट्रेट के फॉर्म में ही लेते हैं। लेकिन जैसे आपका नाइट्रोजन है, प्रोटीन के फॉर्म में है, अमाइनो, तो पौधों की ये क्षमता नहीं है कि वो जो है वहाँ से प्रोटीन को ले ले और फिर वो अपने प्लांट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। पौधे चाहे वो नाइट्रेट ही लेंगे या अमोनिया ही लेंगे, है ना। तो उनकी साइकिलिंग, जैसे प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर वो अमोनिया बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, और फिर वो पौधों को उपलब्ध कराएगा। तो इसमें जो है जीवाणुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर जो हमने अपनी मिट्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, फर्टिलाइजर्स नहीं डाला है, तब तो जो इन जीवाणुओं की संख्या ठीक है। जैसे उन्होंने जो हमारे पहले स्पीकर थे वो बता रहे थे कि भाई अर्थवर्म की संख्या बढ़ जाती है। तो ये क्या, जब नेचुरली आप ग्रो करते हो तब तो उसका बैलेंस ठीक है। लेकिन बहुत सालों से हमने देखा पेस्टिसाइड्स हम ना भी डालें तो पानी में आके, या फिर बहुत सालों से जो यूज़ हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है वो कंटामिनेट हो चुकी है। तो इस केस में जो है हमें बाहर से जो इंडिजिनस बैक्टीरिया है, अगर थोड़े भी बचे हैं, उनको आइसोलेट करके, उनका प्रॉपर फॉर्मुलेशन करके अगर हम मिट्टी में डालते हैं और उनकी संख्या बढ़ाते हैं, तो ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन का, पोटेशियम मोबिलाइजेशन का, या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन का, तो ये है नेचुरल तरीके से होगी। तो हमारी मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। अपूसा डिकम्पोजर के बारे में आप सब जानते ही होंगे। ये फंगस है, ग्रुप ऑफ फंगस, जो बहुत ही फास्ट जो है आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। अच्छा, मैं कुछ आपको बायो फर्टिलाइज़र या जो भी जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करने का मैं कुछ सावधानियां आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप राइजोबिया यूज़ करते हो तो आपको उसको दलहनी फसलों में यूज़ करना है, और वो पैकेट में आपको देखना है कि वो किस फसल के लिए आपको रिकमेंड किया गया है। ठीक है, अगर वो चने के लिए किया गया है तो आप चने में ही करोगे, ठीक है ना। दूसरा, आप उसकी जो है आप वो एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी ज़रूर देख लें, क्योंकि जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक जीवित चीज़ है ना, तो उसकी एक लाइफ होती है, और अगर उसको प्रॉपर कंडीशन में उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप बहुत सारे मार्केट में ऐसे फेक बायो फर्टिलाइजर्स, नाम के तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब वो कितना काम करता है ये नहीं पता चलता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि आप उसको जो है, जब आप ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसको डायरेक्टली, जैसे सीड में ट्रीट करा, डायरेक्टली धूप में ना रखें, क्योंकि बहुत स्कॉर्चिंग लाइट में, बहुत तेज़ धूप में जो ये आपका बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं जो आप जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवाणु बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो ये सब सावधानियां आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब ये डिफरेंट तरीके थे जिस तरह से हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अब एक बात मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली हमारे पौधों को 17 तरह के एलिमेंट चाहिए उनके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही डाल रहे हैं, है ना। हम ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, आयरन है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो जब आप जब प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं या फिर आप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि ना ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करता है, बल्कि अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, जैसे आयरन है, ये सब चीज़ों को भी आपके पौधों को उपलब्ध करवाता है। और जब सारे न्यूट्रिएंट आपके पौधों को उपलब्ध होते हैं, तभी आप एक न्यूट्रिशियस फूड
जो क्वालिटी फूड होता है तभी आप प्रोड्यूस कर पाओगे। और हम सबको पता है कि जब हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ ये सॉइल हेल्थ से मतलब नहीं होता, सॉइल हेल्थ का मतलब है ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि जब तक सॉइल हमारा हेल्दी नहीं होगा तब तक हमारी जो प्रोड्यूस है, जो हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं वो भी हेल्दी नहीं होगा। देखने में तो बड़ा बड़ा है, सब कुछ ठीक है, पर वो हम जब खाएंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसमें डेफिशिएंट होते हैं। तो ए हेल्दी सॉइल कैन ओनली प्रोड्यूस द हेल्दी क्रॉप, और हेल्दी क्रॉप का कंजम्पशन ही जो है वो मूल मंत्र है, चाहे वो मनुष्य का स्वास्थ्य हो, चाहे वो प्रकृति का स्वास्थ्य हो, चाहे वो पशु का स्वास्थ्य हो। तो जो ये इकोसिस्टम है वो सब इस बात पे बेस्ड है कि हमारी सॉइल जो है, हमारी मृदा जो है वो कितनी स्वस्थ है और कितनी हेल्दी है। धन्यवाद।